अब कैरेक्टरिस्टिक्स में पहले इन्होंने डोर्सल कॉलम की कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन किए तो उनको डिस्कस करते हैं। तो इससे पहले ये जो फिगर है ये आप लोगों ने याद रखना है कि यहाँ पर क्या है, ये रिसेप्टर्स है, इनने इंफॉर्मेशन लेगा थ्रू मेडुला थैलेमस पास हो गया, यहाँ पर आ गया कॉर्टेक्स में। अब ये जो ये रीजन है ना जो कॉर्टेक्स की न्यूरॉन है सेंसरी कॉर्टेक्स के ये एक्साइट होंगे। अब जब स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस आ जाए तो क्या हो जाता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कि ये ग्राफ जो होते हैं ना ये डिस्चार्ज पर सेकंड शो करते हैं, मतलब कि कितने कॉर्टेक्स की न्यूरॉन जो होते हैं वो फायरिंग करते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, एक्साइट हो जाती है। तो जो स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस है उसके लिए इतनी न्यूरॉन्स एक्साइट हो गई, लेकिन जो बीच में थी वो बहुत ज्यादा एक्साइट हो गई, जो लेटरल थी वो कम एक्साइट हो गई। फिर जब थोड़ा मॉडरेट आ जाते हैं तो फिर इतनी न्यूरॉन्स जो अब द कॉर्टेक्स एक्साइट हो गई, फिर बहुत वीक आ जाए, फिर इतनी न्यूरॉन्स जो होते हैं ना वो सिर्फ एक्साइट हो गई। तो ये क्या कहते हैं, जब स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस आएंगे तो वो सेंसरी कॉर्टेक्स में ज्यादा न्यूरॉन क्या करेगा, एक्साइट करेगा, जो कम स्टिमुलस आएगा तो वो कम न्यूरॉन एक्साइट करेगा। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाते हैं 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। अब 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये कि मैं इन दोनों जो पिन है इससे अपने जो फिंगर है उसको टच करता हूँ, तो फिर मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पता चले, अगर मेरे लेफ्ट से मेरे आंखें बने हैं कि मैं ये 2 पिन ने टच किया 2 डिफरेंट पॉइंट्स पर या 1 पिन ने टच किया, ये है तो बहुत क्लोजली ये टच देते हैं हम, तो इसको कहते हैं 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब बात ये है ना कि जो हमारे फिंगर टिप्स होते हैं इसमें क्या होता है, रिसेप्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो 2 मिलीमीटर के दरमियान भी अगर हम टच करें तो हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, सही है। जबकि हमारे जो बेक होते हैं वहां पर रिसेप्टर्स कम होते हैं, इसलिए 30 to 7 मिलीमीटर तक हमें डिस्टेंस 2 पॉइंट एट अ टाइम टच करने के लिए क्या होगा, डिस्टेंस रखना होगा, अदरवाइज इससे कम होगा तो फिर हम इसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। अब यहाँ पर फिर उन्होंने एक बात डिस्कस किया है इस फिगर से कि ये 2 पॉइंट्स ऐसे है डिफरेंट, एक इस साइड की न्यूरॉन्स एक्साइट करेंगे, ये वाला जो है इस साइड, हमने इनको सिमल्टेनियसली किया, इसने कॉर्टेक्स की न्यूरॉन्स डिस्कस किया, सॉरी एक्साइट किया, तो ये बीच में जो न्यूरॉन है ये दोनों एक्साइट करते हैं, मतलब दोनों से यहाँ तक क्या जाते हैं इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो जब अगर हम इस ग्राफ को देखें तो फिर ये इस तरह एक्साइटेशन करके एक अलग पीक यहाँ पर इसने बनाया, इस वाले जो दूसरा पॉइंट इसने एक अलग पीक बनाया, इसलिए हम क्या करते हैं एक्साइटेशन बजाय 1 पॉइंट की हम 2 पॉइंट फील कर सकते हैं, लेकिन बीच में जो ओवरलैपिंग न्यूरॉन एक्साइट हो गए उनके लिए फिर ये जो दोनों पीक से एक दूसरे के साथ क्या हो गई है, मिल गई है। अब इसके अलावा एक और फिनोमेना आता है जिसको बोलते हैं सराउंड इनहिबिशन या लेटरल इनहिबिशन। इस फिनोमेना का मकसद ये होता है ना कि हम जो 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन होता है ये बहुत शार्प, बहुत हाई डिग्री ऑफ कंट्रास्ट, मतलब बहुत ही सेपरेटली हम फील करें कि हाँ ये हम जुदा जुदा जगह पर क्या हो गए, टच हो गए। अब ये किस तरह होता है ना, हमने पहले भी पढ़ा था ये बात की, जब ये एक सेंसेशन आ जाता है किस चीज में, डोर्सल कॉलम से आते हैं ऊपर की तरफ, तो पहले जो मेडुला ऑब्लांगेटा होता है ना या ब्रेन स्टेम हो गया, उसमें जो इस पाथवे के अलावा जो साइड वाली जो और फाइबर्स आएंगे ना उनको भी तो सिग्नल मिलेगा ना, तो वो एक्साइट ना हो जाए तो ये फाइबर्स क्या करते हैं, इस तरह लेटरली उनको क्या देते हैं, सिग्नल दे देते हैं, लेकिन वो सिग्नल होता है इनहिबिशन का, ताकि लेटरल के रीजन में क्या हो जाए, इनहिबिशन हो जाए। फिर दूसरी रीजन थैलेमस में भी जो वेंट्रोबेसल न्यूक्लिया होते हैं वो इस तरह लेटरली फायर कर देते हैं और जो इर्द गिर्द के एरिया होते हैं उनको इनहिबिट करे। फिर आगे जब हम कॉर्टेक्स माइलेट से यहाँ की न्यूरॉन्स एक्साइट होते हैं तो ये इस रीजन को भी इस तरह सिग्नल दे देते हैं, इस रीजन को भी, तो इन रीजन को क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, ताकि जो सिग्नल आए ये बहुत शार्पली आए और हमें हाई डिग्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन का पता चले। अब ये जो लेटरल इनहिबिशन होगा ये किस चीज से होगा, ये इंटर न्यूरॉन के साथ साइनेप्स कर देते हैं और वो इंटर न्यूरॉन फिर इनहिबिटरी सिग्नल जो होते हैं वो दे देते हैं, मतलब इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं। तो अब ये जो था ना यहाँ पर ये इस पैराग्राफ में इस ग्राफ में जो ब्लू था वो तो विदाउट लेटरल इनहिबिशन था, अब ये जो रेड वाला है ये विद लेटरल इनहिबिशन है। तो अब अगर आप लोग सोचे वही 2 पॉइंट से सिग्नल आया, लेकिन ये इतनी न्यूरॉन जो होते हैं वो इनहिबिट की हुई है, यहाँ पर इतनी न्यूरॉन इनहिबिट की हुई है और इस तरह बीच की एरिया में भी इनहिबिट की हुई है, जबकि एक शार्प रीजन में बहुत ही हाई पीक की रीजन में न्यूरॉन इन्होंने स्टिमुलेट किए, तो एक इन्होंने अनइम्पोर्टेंट न्यूरॉन को इनहिबिट की, एक जो जिसको सिग्नल आता था उसको बहुत ज्यादा एक्साइट किए, ताकि डिस्क्रिमिनेशन क्या हो, बहुत अच्छी तरह हो जाए टेक्टाइल की, सही है। फिर आगे इस पैराग्राफ में ये कहते हैं कि जब हम किसी जगह को टच कर देते हैं, ये जो डोर्सल कॉलम पाथवे है ना ये 1/400 ऑफ द सेकंड में रिकॉग्नाइज कर देती है और ये इंफॉर्मेशन पहुंचा देते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। फिर वाइब्रेटरी सेंसेशन की बात आ जाती है, तो यहाँ पर कहते हैं कि अप टू 700 पर सेकंड का वाइब्रेशन डोर्सल कॉलम पाथवे सेंस करते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ले जाते हैं। तो अब 2 तरह की सेंसेशन है, एक हाई फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन होगा, एक लो। जो हाई फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन है वो पीसिनियन कार्पसेल्स रिसेप्शन करेंगे और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सेंड करेंगे थ्रू फाइबर्स। फिर जो लो फ्रीक्वेंसी के फाइबर्स है जो ऑलमोस्ट 200 पर सेकंड साइकिल्स होंगे वो ले जाते हैं, कौन से, मेसेनर कार्पस ले जाते हैं। तो इसलिए जब हम
डॉक्टर डायग्नोज करता है किसी पेशेंट को इस प्रॉब्लम्स के साथ जो इसको ना सेंस कर सकते, तो वो ट्यूनिंग 4 करेंगे। एक हाई फ्रीक्वेंसी का फॉर पेसिनियन कार्पसल, एक लो फ्रीक्वेंसी का फॉर मेसिनर कार्पसल्स। सही है। अब फिर आगे ये कहते हैं इस पैराग्राफ में कि किस तरह हमारी डिफरेंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ये रिसेप्टर्स डिफरेंट इंटेंसिटी की सेंसेशन को जज करते हैं। सही है। तो इसके लिए इन्होंने फिर एग्जांपल दिया गया है पेसिनियन कार्पसल का, चैप्टर नंबर 47 में एक फिगर है जहां पर जो पेसिनियन कार्पसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट डिग्री ऑफ स्टिमुलेशन को डिटेक्ट करते हैं अलग अलग। तो उसमें ये कहते हैं ना कि जब वीक स्टिमुलस आ जाता है तो वो वीक कम न्यूरॉन्स को एक्साइट कर देते हैं, मतलब वहां पर कम इंटेंसिटी कम होती है। जिस तरह यहाँ स्टिमुलस की स्ट्रेंथ है, अगर स्टिमुलस की स्ट्रेंथ बढ़ेगा, सही है, तो क्या हो जाता है, तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड भी बढ़ते हैं, मतलब नंबर ऑफ फायरिंग ऑफ द कॉर्टिकल न्यूरॉन पर सेकंड उसको वो भी इंक्रीज होगी इस तरह। तो ये इंटेंसिटी ऑफ द ओरिजिनल स्टिमुलस पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। ये बात समझा रहे हैं एक्चुअली। फिर उन्होंने एक और फिनोमेना डिस्कस किया है हमारे साउंड सिस्टम के बारे में। है तो हमारे ईयर में इस जो कॉक्लिया होता है ना, वो इसमें इस तरह सिस्टम होता है। ये क्या है, ये बेजल मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर ये हेयर सेल्स है जो मीडियली नजदीक होते हैं, इसको बेजल पार्ट बोलते हैं। अब बेजल मेम्ब्रेन इसको एपिकल पार्ट बोलते हैं। ये जो बेजल पार्ट होते हैं ये बहुत ज्यादा स्टिफ होते हैं और एपिकल पार्ट जो होते हैं ये लूज होता है। तो जब लो फ्रिक्वेंसी की साउंड आती है तो वो ये जगह वाइब्रेट करते हैं, जब हाई फ्रिक्वेंसी की साउंड आती है वो ये जगह वाइब्रेट करते हैं, क्योंकि ये स्टिफ होता है, इसको रिस्पॉन्स नहीं देती। तो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए ये खास जगह जो होते हैं ना डिटेक्शन करते हैं, और लो फ्रीक्वेंसी के लिए ये जगह डिटेक्शन करते हैं। तो डिफरेंट पॉइंट्स पर यहाँ पर स्टिमुलस एक्ट करते हैं, तो हमारे डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड मालूम हो जाते हैं। और फिर ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से भी ले जाते हैं, यहाँ से भी। तो जो जिस जगह से इन्फॉर्मेशन ले जाएगा, मतलब डिफरेंट पॉइंट पर एक्शन की वजह से हमें डिफरेंट इंटेंसिटी क्या होगी, फील होगी। सही है। असल में ये जो मेम्ब्रेन की वाइब्रेशन है ना उस पर डिपेंड करते हैं। तो अगर लो फ्रिक्वेंसी आएगी ये जगह वाइब्रेट करेगी क्योंकि ये लूज होता है, और अगर हाई फ्रिक्वेंसी आएगी ये भी जगह वाइब्रेट होगी क्योंकि ये क्या होता है, स्ट्रांग होता है, स्टिफ होता है बहुत ज्यादा। या इसके अलावा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया स्पेशल समिशन हो गया टेम्पोरल। स्पेशल समिशन में क्या होगा, जो फाइबर सेंसरी इंफॉर्मेशन ले आती है उन फाइबर से नंबर इंक्रीज होंगी, तो वहां पर फिर इंटेंसिटी ज्यादा होगी। या जो एक ही फाइबर में जो सिग्नल्स आती है उनकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, यानी नंबर ऑफ इम्पल्स पर सेकंड ज्यादा हो जाएंगे, फिर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब फिर आगे ये कहते हैं ना कि सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन हम करती है इंटेंसिटी। जिस तरह की हम आंखें हैं, हम ब्राइट जब सनलाइट होती है तो हम अलग तरह हमें एक चीज दिखाई देती है, फिर जब ट्विलाइट हो जाती है तो हमें अलग तरह दिखाई देती है, क्योंकि ट्विलाइट में थोड़े कम होते हैं, लेकिन क्योंकि इनके लिए क्या है, इन दोनों टाइम्स के लिए हमारी सेंट्रल और रेटिना में दो तरह से रॉड्स इनको जो अलग अलग राइट, कुछ डार्क में काम करती है, कुछ लाइट में काम करती है। लेकिन जो कैमरा होते हैं उसमें ये सिस्टम ऑपरेट नहीं होती, इसलिए जब ट्वेल लाइट भी होते हैं उसमें डार्क नजर आता है, और जब सनलाइट होती है या सुबह की हो या शाम की हो, जिस टाइम की भी थोड़ा लाइट हो, तो उसमें अलग तरह की डिस्क्रिमिनेशन होता है, लेकिन हमारे आइज में ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। फिर ये कहते हैं ना कि कुछ इंटेंसिटी में डिफरेंस आती है और हम उस डिफरेंस को जज करते हैं, वो डिफरेंस किस तरह होती है और कब हम उस डिफरेंस को जज नहीं कर सकते। उनके लिए इन्होंने एक लॉ डिराइव की जिसको बोलते हैं वीबर फर्स्ट एंड फ्लेचर लेटर लॉ। सही है, वीबर एंड फ्लेचर लॉ। सही है, क्योंकि वीबर ने फिर फर्स्ट प्रपोज किया, फिर फ्लेचर ने लेटर। इसको कहते हैं कि ग्रेडेशन ऑफ द स्टिमुलेशन स्ट्रेंथ आर डिस्क्रिमिनेटली अप्रोक्सीमेटली इन प्रोपोर्शन टू लॉन्गिट्यूडिनल स्टिमुलस स्ट्रेंथ। इसके लिए एक फार्मूला है, लेकिन इसका प्रिंसिपल क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि जो सिग्नल हमें दिखाई देगा इंटरप्रेटेड सिग्नल, वो बराबर होगा लॉग ऑफ द स्टिमुलस पर प्लस कांस्टेंट, एक कांस्टेंट के पर डिनोट होगा। अब बात ये है ना कि ये मेरा हाथ है, यहाँ पर पहले मैंने लेट से ये एक वेट है जो कि ये कितने केजी का होगा, लेट से ये होगा 10 केजी का। फिर मैंने एक छोटा सा और वेट रख लिया, इस लेट से ये है, ये 2 ग्राम का है। अब 10 केजी में 2 ग्राम का डिस्क्रिमिनेशन मैं नहीं कर पाऊंगा, हालांकि मैंने इसको हटा दिया और मैंने इसके साथ रख दिया, इस 10 केजी के साथ और 10 केजी रख दिया, तो फिर मुझे फील होगा कि हाँ वजन ज्यादा हो गया। ये क्यों, क्योंकि ये ओरिजिनल इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। अगर हम पहले वाले में देखें ना तो 10 केजी से 2 ग्राम की डिफरेंस अगर हम निकाले तो बहुत ज्यादा हो गया, ये ऑलमोस्ट 9800 ग्राम का डिफरेंस है। अगर हम 10 केजी का 10 केजी से डिफरेंस देखें तो 10 - 10 0 हो जाता है। तो ये इस डिफरेंस पर डिपेंड करता है। जब डिफरेंस ज्यादा हो तो फिर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, अगर डिफरेंस कम है तो फिर डिस्क्रिमिनेशन होगी। तो ये ओरिजिनल स्टिमुलस की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। सही है। इसी तरह क्या होता है, सारी ही के लिए होते हैं। अगर लाइट में इंटेंसिटी में ज्यादा चेंज आता है तो हम फील कर सकते हैं। अगर हाईली, अगर हम ऑलरेडी एक ब्राइट लाइट में है और उसमें थोड़ा और लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाए तो हमें पता नहीं चलता। जबकि हम लेट से ब्राइट लाइट में है और हम आ जाते हैं एक रूम वगैरह में जहाँ पर लाइट जो होते हैं वो सनलाइट ना हो, मतलब हम सनलाइट से रूम में आ जाए, फिर हमें फील होता है। फिर इसके बाद एक और लॉ आता है जो ऑलमोस्ट इस तरह के है, लेकिन इसका फार्मूला बदल है, उसको कहते हैं पावर लॉ। पावर लॉ आगे भी एक्सप्लेन होगा, लेकिन कहते हैं कि जो इंटरप्रेटेड सिग्नल होगा वो कांस्टेंट और स्टिमुलस के साथ साथ 2 और चीज पर डिपेंड करते हैं। एक को कहते हैं
के फैक्टर, ये जो स्मॉल के फैक्टर है ये डिफरेंशियल सेंसेशन है, और एक होते हैं एक्सपोनेंशियल होते हैं जो स्टिमुलस और इस डिफरेंशियल फैक्टर की क्या है उसके ऊपर एक्सपोनेंशियल होते हैं। तो इन दोनों चीजों के साथ भी इंटरप्रेटिंग सिग्नल जो थे वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं पोजीशन की सेंस। तो इसमें दो तरह के हैं, एक स्टैटिक पोजीशन की सेंस है, एक जो होते हैं ना रेट ऑफ मूवमेंट की, मतलब एक जो होते हैं ना रेस्ट के लिए है और दूसरा जो होते हैं मूवमेंट के लिए। सही है। तो ये किस तरह ये डिपेंड करते हैं डिग्री ऑफ रोटेशन पर या एंगुलेशन पर, या एक ही प्लेन में जो होते हैं ना डिग्री चेंज हो रही है, इंक्रीज डिक्रीज, या हम क्या करते हैं इसका एंगल चेंज करते, प्लेन चेंज करते, प्लेन ऑफ द मूवमेंट। इन दोनों से ये इन्फॉर्मेशन ले जाकर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमारे बॉडी का पोजीशन बताता है। जो स्टैटिक होगा उसके लिए ये एंगल चेंज नहीं होंगे। सही है। अब बात यह है ना कि जो छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं उसमें जो स्किन के टेक्टाइल रिसेप्टर होते हैं और जॉइंट में जो डीप रिसेप्टर होते हैं वो उस पर दोनों पर डिपेंड करते हैं। जो कि लार्ज जॉइंट जो होते हैं लाइक शोल्डर जॉइंट हो गए, हिप जॉइंट, वहां पर जो डीप रिसेप्टर्स होते हैं उन पर मेनली डिपेंड होते हैं। अब ये किस तरह के रिसेप्टर, एक होते हैं मसल स्पिंडल जो हमने न्यूरोना में बहुत डिटेल में भी पढ़ा है। ये जो मसल स्पिंडल होता है ये क्या करता है कि स्ट्रेच पर डिपेंड करता है। जब हम मूवमेंट करते हैं तो हमारे मसल की कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है, तो ये भी मसल ही में होता है। तो इसका जब कंट्रैक्शन हो जाए या इसमें थोड़ा स्ट्रेच आ जाए तो ये क्या करते हैं हमारी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कार्ड है या हायर सेंटर उसकी इन्फॉर्मेशन भेज देती है और उसके मुताबिक यहाँ पर फिर क्या हो जाती है हमारी जॉइंट की एंगुलेशन हो जाती है। अब इसके अलावा जब हमारे इंगुलेशन के डिग्री बहुत ज्यादा हो जाए, स्ट्रेच बहुत ज्यादा हो जाए, तो फिर लिगामेंट्स और डीप टिश्यू भी इनके रिसेप्शन में हेल्प कर देते हैं। जो सेंसर रिसेप्टर्स यूज होते हैं उसके लिए कौन कौन से, पेसिनियन कार्पसल्स है, गोल्जी टेंडन आर्गन है, रूफेनिस एंडिन है, लेकिन स्पेशली जो पेसिनियन कार्पसल्स है और मसल स्पिंडल है होते हैं ये रिपीटली अडेप्टेड होते हैं। तो ये रिपीट चेंज को बहुत ही क्विकली डिटेक्ट कर देती है और उसको भेज देती है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हाई स्पीड के साथ। अब दूसरी बात, जो हमारे थैलेमिक न्यूरॉन्स होते हैं ना वो जॉइंट के डिग्री ऑफ रोटेशन पर डिफरेंट न्यूरॉन डिफरेंट रिस्पॉन्स करते हैं। जिस तरह ये 1 2 3 न्यूरॉन है, जब डिग्री ऑफ एंगल जो होता है ना रोटेशन वो कम होता है ये हाईली फायर करते हैं। सही है। इस तरह इतने हाई है। जब डिग्री ऑफ रोटेशन ज्यादा होती है तो ये अपना फायरिंग कम कर देती है। जबकि दूसरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन लाइक 4 और 5 है, ये क्या है जब डिग्री ऑफ रोटेशन कम होता है ये बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करती, लेकिन जब डिग्री ऑफ रोटेशन ज्यादा होता है तो ये अपना फायरिंग इंक्रीज कर देते। तो दो ग्रुप्स हो गए, एक जो होते हैं ये मैक्सिमम रोटेशन को रिस्पॉन्स करेंगे और फायर करेंगे, दूसरे जो होते हैं वो मिनिमम रोटेशन को रिस्पॉन्ड करेंगे और फायरिंग करेंगे। अब एंटीरियर पाथवे हमने पढ़ा है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर ही आ जाते हैं। सही है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वाले हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किए। यहाँ पर जो स्पीड होते हैं वो नॉर्थल अपने डोर्सल कलम होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो माइलिनेशन है वो कम है। इसके अलावा ग्रेडेशन कम है, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर कम होती है क्योंकि यहाँ पर पाथवे क्रूड होता है। इसके अलावा क्या होता है कि जो स्पेशल इन टेम्पोरल सबमिशन था वो यहाँ पर 4 होता है एज कम्पेयर टू डोर्सल सिस्टम। फिर आता है ना कि सम स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ द सोमेटोसेंसरी फंक्शन। तो इसमें एक्चुअली सिग्निफिकेंस ऑफ थैलेमस डिस्कस की, क्योंकि अगर हमारा सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स डिस्ट्रॉय हो जाए तो फिर भी हम जो क्रिटिकल टेक्टाइल सेंसिबिलिटी होगी या क्रूड टच सेंसिबिलिटी वो सेंस कर सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि जो थैलेमस होता है ये भी वहाँ पर रिसेप्शन और इंटीग्रेशन करते हैं। इसके अलावा अगर ये सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स डिस्ट्रॉय हो जाए तो फिर क्या होता है परसेप्शन, पेन की जो सेंसेशन होते हैं उस पर बहुत कम इफेक्ट होते हैं और इसके अलावा टेम्परेचर पर थोड़ा मॉडरेटली इफेक्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो लोअर सेंटर है थैलेमस हो गया, बेसल गैंग्लिया हो गया, इसके अलावा ब्रेन स्टेम वगैरह में जो मतलब कॉर्टेक्स से नीचे वाले जो सेंटर्स होते हैं वो इसके डिस्क्रिमिनेशन में क्या करते हैं, एक डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसलिए ये लोग कहते हैं ना कि जब इवोल्यूशन था तो इवोल्यूशन में पहले ये लोअर सेंटर्स थी ये काम कर देते हैं, लेकिन एडवांस होते होते जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है ये बाद में आ गया और इन्होंने ये जो इंफॉर्मेशन थी इनको क्रूड से क्या की बहुत शार्प कर दिया। इसी है इनका डिग्री और ग्रेडेशन बहुत हाई कर दिया, क्योंकि अब क्या है सेरेब्रल कॉर्टेक्स एडवांस है, वो डिस्क्रिमिनेशन बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं एज कम्पेयर टू लोअर सेंटर्स। जो पुरानी जमाने में जो मतलब इवोल्यूशन ट्री में हम पीछे चले गए तो वहां पर ये सेंसेशन वगैरह इतनी शार्प और हाई ग्रेडेशन की नहीं थी। अब आ जाता है कॉर्टिकोफ्यूजल सिस्टम। ये भी जो लेटरल इनहिबिशन था उसी की तरह एक इनहिबिटरी पाथवे है, लेकिन ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आते हैं, मतलब कॉर्टेक्स से नीचे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में सेंसेशन दे देते हैं। इसकी दो काम होते हैं, एक ही जो हमारे सिग्नल आते हैं उसकी इंटेंसिटी को क्या करता है डिक्रीज कर देता है, सही है, ताकि वो बियॉन्ड लेवल ना जाए और हमारे कॉर्टेक्स को नुकसान ना पहुंचे। दूसरी ये क्या करता है, ये लेटरल इनहिबिशन भी उसी तरह करते हैं ताकि डिग्री ऑफ जो इंटेंसिटी क्या रहे वो शार्प हो, हमें अच्छी तरह डिस्क्रिमिनेशन हो। तो ये क्या करते हैं, जो नीचे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन कर देते हैं वहां पर जो डिफरेंट रीजन होते हैं थैलेमस, मेडुला ऑब्लांगेटा, स्पाइनल कार्ड हो गया, वहां पर ये कुछ चीजों की इनहिबिशन कर देते हैं। एक ही हो गया। दूसरा लेटरल न्यूरॉन उसी तरह क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। जो लेटरल न्यूरॉन इनहिबिट कर देते हैं उसी तरह शार्पनेस ऑफ द
सिग्नल के पैटर्न में शार्पनेस आ जाती है, जो कि दूसरी चीज़ों की इनहिबिशन करते हैं। तो ये किस लिए करते हैं? ताकि सिग्नल की इंटेंसिटी हद से ज़्यादा ना बढ़े। तो इसलिए हमारी सेंसिटिविटी एक खास रेंज में है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती। जिस तरह के हमारे जो ऑडिटरी सिस्टम है वो फ्रॉम 20 टू 20,000 हर्ट्ज से के दरमियान ही काम करते हैं, उससे ऊपर और नीचे नहीं करते। तो ये जो ज़्यादा 20 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है वो उसका इनहिबिशन क्या करते हैं? वो कार्टिकोफ्यूगल सिस्टम करता है। फिर थोड़ा सा डर्माटोम डिस्कस किए। तो ईच जो एक स्पाइनल नर्व एक खास जगह को हमारे स्किन में जो है सप्लाई करते हैं उसको डर्माटोम बोलते हैं। इसे है तो इस डर्माटोम के लिए फिर स्किन पर अलग अलग चीजें रखी है। तो इसके लिए पहले जो हमारा एंटीरियर चेस्ट है उसको इस तरह याद रखना कि ऊपर से T2 T3 T4 T5 और इस तरह T12 तक आ गया है। फिर उससे नीचे क्या है? L1 L2 L3 से L5 तक आ गया है। सही है। तो इसी तरह का, और इसका याद रखना भी जरूरी नहीं है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये कुछ चीजों में एक जगह में हॉरिजॉन्टली है और कुछ में वर्टिकल है। तो सर्जरी के दौरान हम जब जो लगाएंगे ना कट लगाएंगे, वो क्या करते हो? उसको डर्माटोम के डायरेक्शन में लगाते हैं। मतलब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लगाएंगे और यहाँ पर हैंड में वर्टिकल लगाएंगे, ताकि डिफरेंट डर्माटोम डिस्टर्ब हो और एक ही डर्माटोम में हमारे पास कट आ जाए। लेक्चर नंबर 48 जो है ना वो एंड होगी इंशाल्लाह। अगले लेक्चर में 49 स्टार्ट करते हैं। अल्लाह हाफिज।